हेलो डियर, गुड इवनिंग। आज 7 जनवरी और आज मैं आपके लिए सरप्राइजिंग मोमेंट लेकर आया हूँ अपने एक खास कैंडिडेट के लिए। पहले आपको बता दूं कि विंटर वेकेशन चल रही है। सब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि बच्चे को कवर करें। बहुत मौसम खराब है, ध्यान रखिए और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने साथी के जरिए से लेते हैं, थोड़ी सी बात शेयर करते हैं। न्यू मदर्स एकेडमी के ऑफिस में बैठकर थोड़ा सा एंजॉय भरे मोमेंट हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे और मैं आपको मिलाना चाहता हूं अपने खास कैंडिडेट से, नसीम खान। ये आपको बताएंगे कुछ अपने एक्सपीरियंस और थोड़ी सी पर्सनल डिस्कस होगी और खास तौर से हमारा टॉपिक रहेगा स्कूल के विंटर वेकेशन कैसे है। हाँ भाई नसीम, विंटर वेकेशन की बात करें तो हमारे तो अपने स्कूल में बंद हुए हैं। स्कूल बंद हुए हैं 31 दिसंबर और 1 जनवरी से छुट्टियां हो गई। कब तक ऑफ है स्कूल अपने? 14 को खुलेंगे इंशाल्लाह। अब 14 को अगर मकर संक्रांति हुई तो फिर 15 को खुलेंगे। और अगर मौसम जो आज था अगर ऐसा ही रहा तो फिर छुट्टियां बढ़ सकती एक हैं। दो दिन की छुट्टियां फिर पड़ेंगी, यानी 26 जनवरी के आसपास जाकर हम लोग शायद स्कूल खोल सकें। लेकिन हो सकता है अभी बारिश होना बाकी है। जो बारिश होती है जनवरी में जरूरी है, वो भी किसानों के लिए बहुत जरूरी है वो बारिश, क्योंकि अभी सूखा पड़ा हुआ होगा तकरीबन। तो कुछ जला पड़ेगा, कुछ बारिश पड़ेगी, कुछ ओला पड़ेगा और हमें और मजा आने वाला है। एंजॉय करेंगे जाड़ों में। तो नसीम थोड़ा सा ये बताएं अपना आजकल छुट्टियां की लाइफ स्टाइल कैसे कट रहा है? छुट्टियों में टहलते टहलते दिन कट जा रहा है, बाकी तो स्कूल में ज्यादा अच्छा लगता था। यानी स्कूल में ज्यादा टाइम पास अच्छा होता था, क्योंकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में 3 साढ़े 3 बज जाते थे, पता ही नहीं चलता था। घर आके चेंज किया अल्लाह गई और अपना खाना पीना बच्चों के साथ तो फिर अभी इस टाइम करने का मतलब है टाइम पास नहीं हो रहा है। चलिए टाइम पास करें और मैं तो जाता हूँ तो 2-4 दिन के लिए आउटिंग पे जाए फैमिली के साथ, एंजॉय करें क्योंकि मौसम अच्छा है यहाँ। हल्द्वानी के बाद जहां तक उम्मीद है सूरज निकलता होगा। हाँ। सिर्फ गर्म ऐसी जगह है, अभी तो कोहरे की मार और ठंड की मार और पड़ेगी। और अगर इधर जाओगे कानपुर साइड में, बरेली साइड में, दिल्ली साइड में, वहां तो और ज्यादा कोहरा है। इससे बेहतर है हम किधर चले, लाल कुआं से ऊपर। कम से कम 4 बजे तक। लेकिन उधर ठंड बहुत होगी, ठंड कम से कम 4 बजे तक सूर्य देवता तो नजर आएंगे जी। यहाँ तो कुछ नहीं मालूम। वहाँ जनवरी में चाचा और नैनीताल एरिया में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा, सुबह शाम की बहुत ज्यादा ठंड है। और आज वहां पर पता चला कि आज हल्द्वानी से ऊपर या हल्द्वानी में कोई भी सूरज नहीं निकला था। बहुत ठंडा मौसम है, इसका मतलब स्नोफॉल कंटिन्यू हो गया जी। और 2-3 दिन रहेगा और उसके बाद जैसे ही हो सकता है बारिश शुरू हो जाए तो जरूरी है। गेहूं के लिए भी बहुत जरूरी है, गेहूं के लिए भी जरूरी है, क्योंकि 2-3 दिन का तो झला लाजमी पड़ता है। अब वो देखते हैं कौन सी डेट्स होती हैं जी। आज हो गई 7 तारीख, 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। इस एक हफ्ते में बारिश होना 7 है तो अगले 15 तक हो जाएगी कोई ना कोई बारिश। तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें अपने स्कूल ड्यूटी में और कैसा चलता है कुछ हमारे तो जो अच्छा चाहने वाले लोग हैं जो हमें देखते हैं उनके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, स्कूल के बारे में, काम के बारे में। बाकी और लाइफ तो अपनी ये, सुबह उठे तो सीधे स्कूल चले गए, गांव में स्कूल है अपना। अपने 3:30 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता वहां पे। उसके बाद टाइम पास कैसे होता, मोबाइल पे। उसके बाद घर आ गए तो अपने नमाज पढ़ ली जिस टाइम की मिली। और आजकल शादियां भी गाँव में भी उसमें भी पता नहीं चलता इधर उधर। कभी कभी तो स्कूल से ही सीधे जाना पड़ता है। बिल्कुल, कभी दोपहर का खाना सीधे स्कूल से, कभी शाम का। लेकिन बहुत अच्छा मौसम है और मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा कवर रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ठंड कितनी पड़ रही है। उन्हें तो गर्मियों की तरह निकलना। बिल्कुल, वो अपना बिल्कुल ना तो कान कवर करेंगे ना स्वेटर पहनेंगे, सीधे बाइसिकल अपनी उठाएंगे और सीधे एक्शन स्टार्ट हो जाता है उनका।
अभी इस वक्त ये वायरस भी चल रहा है थोड़ा, उत्तराखंड में भी इसके पेशेंट मिलना शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में भी मिले हैं? बीपी जो, हाँ उत्तराखंड में भी मुझे अभी कल की न्यूज है कि और आउट ऑफ उत्तराखंड में 2-3 केस मिले हैं जी। लेकिन वो पता चल रहा है कि कोरोना से भी डेंजरस कुछ वायरस एक्टिव हुआ है चाइना से। जी जी। तो यहाँ पर अगर वैसे तो ऐसी नौबत ना है लेकिन उसके वो है क्या लक्षण, क्या है उसके? वो वैसे ही क्या बता रहे हैं? कोरोना का था कि सांस पे जोर होगा बच्चे की, ज्यादातर वही फेफड़ों से सांस आना कम होगी, उसे उसी टाइप का ही है जैसे निमोनिया हो जाती है। मतलब निमोनिया से ही रिलेटेड है इसका कोरोना का मतलब भी ये यही कि जैसे ज्यादातर ठंड में खांसी जुकाम बुखार हो जाती है वो तो नॉर्मली होता था, अब तक उसी को कोरोना में कन्वर्ट कर दिया। अब ये नई मुसीबत आएगी, कहीं इसमें शामिल ना कर दिया जाए। तो इसलिए अपने बच्चों को रहने का ज्यादातर इसकी देखभाल बच्चों की ज्यादा, अपने बच्चों को फिर भी बहुत ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है, खासतौर से छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी हैं वो, और बड़े भी तकरीबन 5, 6, 7, 8 साल के जो बच्चे हैं जो लापरवाही में जो बहुत ज्यादा बाहर घूमते हैं, क्योंकि मौसम ये नहीं देखता कि किसको क्या होना है। केयर करके ही बचाव कर सकते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल डॉक्टर भी मजे मजे में खूब चक्कर लगवा लेते हैं वो। तो अभी नया सेशन कब खत्म? 31 दिसंबर को होगा, 31 मार्च। 31 मार्च, 31 मार्च को खत्म होगा। अप्रैल से आपका नया सेशन चालू हो जाएगा और 2 मार्च से रमजान शुरू हो रहा है जी। एक कैलेंडर के हिसाब से 31 मार्च को ईद है जी। और फिर 1-2 दिन की और छुट्टियां, इसका मतलब 4-5 तारीख में अप्रैल में रीओपन होना है जी जी। नए सेशन की तैयारी है, हर जगह है तैयारी। अब एग्जाम की, यानी अब जैसे ये विंटर वेकेशन खत्म होगा लाजमी है स्कूल एकदम एक्टिव हो जाएंगे, मौसम अच्छा होगा जी, एग्जाम होने की तैयारी हो सकती है। दूसरी बात, कुछ जगहों पर खासतौर से प्राइवेट स्कूलों में यूनिट 4 होने की तैयारी है जी। अपनी अभी टेस्ट चलते होंगे जी जी। चलते हैं या नहीं चलते? टेस्ट चलते हैं, जनवरी में टेस्ट होना, जनवरी में, जनवरी यानी 26 जनवरी के बाद 28 में होगा, 28-29 में भी हो जाता है, यानी फैब लग सकती है अगर मौसम जी, अगर स्कूल बंद रहे, वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आपने स्कूल में तकरीबन संख्या कितनी होगी? अभी हमारे स्कूल में तो वही 100 समथिंग चल रही है, 100 प्लस, बस 100 प्लस के लिए। तो उसमें आपका एक जैसे होता नहीं डोर टू डोर जैसे वो होती है बच्चों को, वो कुछ ऐसा प्लान है प्रिंसिपल साहब के साथ या नहीं? हाँ हम करते हैं ये, जब एडमिशन के करीब मार्च में करेंगे हम ये, गांव में डोर टू डोर भी चले जाते हैं हम लोग, जिससे कि बच्चों की संख्या बढ़े हमारे स्कूल में। अब अपनिया मैं एक चीज और बता दूं, राइट टू एजुकेशन के एडमिशन यानी जो वेबसाइट होती है मार्च में अपडेट होती हैं, और लास्ट मार्च होते होते यानी अप्रैल से राइट टू एजुकेशन के एडमिशन एनरोलमेंट होने शुरू हो जाती है, जो फॉर्म होते हैं बच्चों के रजिस्ट्रेशन होते हैं जी। और वो पूरी कार्रवाई होते होते तकरीबन मई हाफ या मई लास्ट तक उसके रिजल्ट आते हैं। जो भी राइट टू एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जो जी सरकार, यहाँ की भाषा में जो लोग कहते हैं सरकारी एडमिशन जी, प्राइवेट स्कूल में जो सरकारी तौर पर जो एडमिशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते हैं आंगनबाड़ी वाले एडमिशन वहां यहाँ होने। आज भी एक केस आया था, बोला कि मुझे सरकारी वाला एडमिशन चाहिए। अच्छा, तो उन लोगों को मैं बता दूं उसकी एक टाइमिंग होती है, मार्च में वेबसाइट अपडेट होती है प्राइवेट स्कूल की गवर्नमेंट की तरफ से, अप्रैल और मई में, अप्रैल में रजिस्ट्रेशन होते हैं, मई में डिक्लेयर होते हैं कि किस बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में हुआ जी। और अपनिया पहले कक्षा 1 में होते थे, अब है नर्सरी। नर्सरी का मतलब 3 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे, यानी अब आपके यहाँ जो है नर्सरी से एडमिशन आरटी में होंगे। आरटी में पिछले साल भी हुए थे, पिछले साल 19 एडमिशन हुए थे राइट टू एजुकेशन वाले, और इस बार देखते हैं कितनी सीट डिक्लेयर होती हैं। वो सारी अलॉटमेंट होती है रुद्रपुर हमारे बीआरसी से, जो जैसे बिल्कुल सरकारी स्कूल के सिस्टम है वैसे ही प्राइवेट स्कूल के सिस्टम होने वाले हैं। अब नया एक लेटर इशू होने वाला है, जो कक्षा 1 के जो स्कूलों में सरकारी वाले एडमिशन होते थे यानी राइट टू एजुकेशन वाले जी, वो अब शायद इस साल से या अगले साल से पॉसिबल ना हो,
क्योंकि उनकी भी एक गाइडलाइन ये आ रही है कि आप अपना भी नर्सरी टू 8th या नर्सरी टू 10th, नर्सरी टू 5th या नर्सरी टू 12th जी, ये सारे स्कूल अपडेट होने वाले हैं अकॉर्डिंग NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर हुई है। उसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है। स्कूलों को ऑनलाइन लिया है अपना भी जी, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, यूडाइस कोड के हिसाब से सारे के सारे तकरीबन अपडेट हो चुके हैं। और जो स्कूल अपडेट नहीं है वो इसका मतलब इनवैलिड है। इनवैलिड मीन्स फर्जी। देसी भाषा में बताऊं, इनवैलिड का मतलब फर्जी स्कूल। और कोशिश करें वो स्कूल जिसके पास कक्षा 1 में राइट टू एजुकेशन के एडमिशन हो रहे हैं नर्सरी करवा लें, क्योंकि इस साल या अगले साल 100% उनको एडमिशन नहीं मिलने वाला। ये एक मेमोरेंडम पूरा तैयार हो चुका है, उसकी कॉपी मैं देख चुका हूं। अब देखते हैं क्या होता है, इस बार होता है या अगली बार होता है। क्योंकि जैसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020, ये उसी टाइम पर लागू होनी थी, लेकिन इत्तेफाक से उस टाइम कोरोना आ गया, इस वजह से डिले हो गया फिर। वरना अब तक तो सिचुएशन अलग ही होती है स्कूलों की। जो स्कूल फर्जी चलना है, जो बिना मान्यता के चलना है, वो तो बिल्कुल डेंजर जोन में है। और जितने भी अधिकारी हैं क्लस्टर में जी, यानी गांव देहात के जो हमारे जो CRC होते हैं, उसमें क्लस्टर जो हुआ उनमें अधिकारी होते हैं, वो पूरी रिपोर्ट देते हैं। आपको पता होगा ये तो। जी जी, रिपोर्ट के हिसाब से पूरी अपडेट होता है कि किस गांव में सरकारी अधिकारी है, वहां पर उस गांव में अगर जो भी स्कूल प्राइवेट हो या कोई और हो, खासतौर से मदरसा भी शामिल है जी, मदरसे को भी यूडाइस में शामिल किया गया है। क्योंकि यूडाइस के हिसाब से ही पता चल रहा है कि आपका स्कूल अपडेट है या नहीं जी, क्योंकि अगर इसमें ऐसा नहीं होगा तो शायद आपको परेशानी आ सकती है। राइट टू एजुकेशन एडमिशन आपको कैसे मिलेंगे? आपको राइट टू एजुकेशन की वेबसाइट पे अपडेट करना पड़ेगा, जो मार्च में होनी है जी, उसी के हिसाब से यूडाइस अपडेट होना चाहिए, तभी आपको ये पता चलेगा। क्योंकि यूडाइस में स्टूडेंट शो कर रहा है जी, कि आपके पास कितने स्टूडेंट, लोअर क्लास में कितने स्टूडेंट है, तभी उसका 25% आपको कोटा मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा? दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं जी, यूडाइस प्लस आरटी में ये क्लियर होगा कितनी सीटें इनको दी जाए और बच्चे आपके पास कितने। पहले क्या होता था, ऑफलाइन में चीटिंग होती थी, किसी ने 20 भर दिए, किसी ने 30 भर दिए, किसी ने 40, पता ही नहीं था, वो नॉन ऑफिशियल हो गया। लेकिन ये चीज खास तौर से जैसे पहले CBSE पैटर्न में चलती थी, अब इन्होंने खास तौर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने क्या लागू किया है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, भले ही वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो या हिंदी मीडियम स्कूल हो, सब एक जगह है। पहले पार्शियलिटी होती थी, ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है, सब एक है। लेकिन हिंदी मीडियम का पैटर्न भी इसीलिए नर्सरी में लागू हो रहा। पहले नर्सरी में बहुत कम मान्यताएं होती थी जी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये जो देखा गया है, सारे कक्षा 1 से नर्सरी में ले लिया गया। तो जिसके पास नर्सरी नहीं है वो नर्सरी राइट टू एजुकेशन के हिसाब से ये क्लियर करना जरूरी है, वरना आपको परेशानी हो सकती है। और कक्षा 1 में एडमिशन होंगे तो सरकारी स्कूल के, खास तौर से प्राइमरी स्कूल में ही पॉसिबल है। हो सकता है वहां भी आंगनवाड़ी शायद शामिल हो जाए। हाँ, क्योंकि अब 6 साल आंगनवाड़ी, नर्सरी, LKG, UKG है 3 साल, प्री प्राइमरी उसी को तो बोलेंगे। तैयारी है, कुछ चर्चा तो हुई होगी डिपार्टमेंट में। अभी तो वो यही है कि जो ये आंगनबाड़ी है आपका, ऐसे प्री प्राइमरी कर देंगे, यही है। लेकिन जो कि वहां से बच्चा नर्सरी, LKG, UKG पढ़ के आए। लेकिन अभी जो भी हमारे आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा है वो घर में रनिंग में है जी, तो उसके लिए कोई ना कोई जगह अरेंज करेंगे जी, या स्कूलों में शिफ्ट करने वाले हैं, क्या सीन है? अब स्कूलों में इतनी जगहें नहीं है, इतने अवेलेबल नहीं है रूम।
तो अलग ही बनाना सोच रहे हैं। अलग भी जगह नहीं मिल पा रही है अपने गांव में। तो गाँव में तो बहुत जगह है, कहाँ नहीं मिल रही? जैसे गाँव में तो सरकारी बहुत जगह है। जैसे ऐसा नहीं है ना, आबादी के एरिया में, आबादी के बीच में, तो वो तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, मोहल्ले टू मोहल्ले ही तो आंगनबाड़ी होते हैं। तो ये तो ढूंढना पड़ेगा ना जी। भले ही अब अदर साइड कहीं जंगल के एरिया में भी नहीं बना सकते छोटे बच्चे। जंगल नहीं, जैसे मान लिया इंटर कॉलेज है, उस साइड में आधे बन जाए, आधे इधर बन जाए, यानी पार्टीशन किया जाए इनको। लेकिन जरूरी है कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम को सिस्टम में लाया जाए जी। क्योंकि अगर इसको सिस्टम में नहीं लोगे तो जो हमारी बुनियाद है, जड़ है, यानी बच्चों की बिल्कुल स्टार्टिंग, जी, जब वो जीरो हो जाएगी तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको कक्षा 5, 6, 7, 8 में उसको कवर करें। जी। और वो तभी होगी जब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी अच्छी तरह से हम उसको हैंडल करेंगे। कक्षा 1 में बच्चे जब आते हैं, क्या सिचुएशन होती है? कितने साल के होते हैं? अब हमारे यहाँ 6 साल का बच्चा लेते हैं। पहले हम 5.5 साल तक का लेते थे, 5 साल का भी ले लिया करते थे, एडमिशन हो जाता था उसका। लेकिन अभी राइट टू एजुकेशन में 6 साल का बच्चा ही हम एडमिशन करेंगे। छोटे बच्चे होते हैं 6 साल के भी, यानी जब आंगनवाड़ी से निकल के जाते हैं। हाँ, तो वो कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि ओवर एज हो जाते हैं। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी कोई माँ बाप अगर ध्यान नहीं देते तो बच्चा 6.5 साल का भी हो जाता है। कभी कभी तो हमारे यहाँ 7-8 साल के भी आते हैं और वो नर्सरी लायक ही होते हैं बेचारे। फिर उनका क्या समाधान? उनका भी एडमिशन कक्षा 1 में किया जाता है, या अगर वो कहीं पढ़ चुके हैं थोड़ा सा तो उनका कक्षा 2 में भी कर लिया जाता है। कहने का मतलब है बच्चे की अब जो सिस्टम चल रहा है, आपने एज सेट कर रखी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही उसका एडमिशन कर सकते हैं। आपने यूडाइस में जब सेट किया होगा, कक्षा 1 में जब कर रहे हो, तो अगर उसकी एज अगर 2 महीने भी ऊपर जा रही है तो वहां पर एक कॉलम आता है एज को लेकर जी, कि इसको आप एग्री करते हो नहीं करते हो, यानी जबरदस्ती हमें डालना होता है उस क्लास में। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, बहुत हुआ है। अपडेट करे होंगे, आया होगा ऐसा सीन कुछ बच्चों की, क्योंकि ओवर एज होने की वजह से। ओवर एज अगर हो जाता है तो हम देखते हैं, अगर इससे थोड़ा किताब पढ़ना आ रही है, थोड़ा सा कुछ क्लास बढ़ा देते हैं फिर उसके हिसाब से। लेकिन खाली रीडिंग से भी थोड़ी काम चलेगा, और भी लेकिन उसको एज के हिसाब से भी हमें जो रूल है ना, उसके हिसाब से भी हमें रखना होता है। लेकिन उसमें बच्चे को परेशानी आ रही है, बच्चे को परेशानी आती है। खास तौर से हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है। चाहिए कि अपने 6 साल के बच्चे को ही मतलब एडमिशन कराएं। बाकी तो वो अगर आपके यहाँ तो आरटी में अब नर्सरी से ही हो रहा है, क्योंकि नर्सरी की हमारी बिल्कुल फिक्स वो हो गई है डेट 3 साल से 4 साल के बीच में, भले ही वो आरटी में एडमिशन हो या विद फीस। जी, 3 से 4 साल नर्सरी का है, 4 से 5 साल एलकेजी का है, 5 से 6 यूकेजी का, और 6 से 7 हो गया फर्स्ट में। जैसे वो आपके एज का जो फैक्टर है जी। अब इसमें बच्चों के लिए क्या सुझाव देना चाहोगे? बच्चों के लिए सुझाव क्या, जो घरों का माहौल चल रहा है कि बच्चे की उम्र का खास ध्यान रखा जाए। एक तो आधार कार्ड बनवाते समय बहुत ध्यान रखा जाए कि हम उसमें एज क्या लिखा रहा है। ज्यादातर आप ये करें कि जो आपका जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का, वही एज उसमें लिखा है, सेम नाम लिखा है। क्योंकि जो अब ये सिस्टम आया है आपका अपर आईडी जो बन रही है, इसमें जो नाम आपने एक बार लिखा दिया आधार में, वही नाम आगे भी रहना फिर उसमें। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी क्या है यहाँ पर, जन्म प्रमाण पत्र में नाम अलग है, आधार कार्ड में अलग है, और स्कूल में अलग लिखवा रहे हैं माँ बाप, जन्म तिथि अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन जब हम इसको अपार में कन्वर्ट लेकर बैठे, उसको लेकर आज तक परेशानी आ रही है। उसमें हमारे क्लस्टर से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक सबको परेशानी। अब ये समझ में नहीं आ रहा, जो आधार में बच्चे का नाम गलत है वो हम अपार में भी फिल कर रहे हैं, तो फिर बच्चे का नाम कौन सा रहेगा? क्योंकि जो हमने अगर अपार सेट कर दिया वो कक्षा 12 तक 12 वही रहना है, चेंज नहीं कर सकते। और अगर करोगे तो वो फर्जी तरीके से आप अब अगर उसमें आपके आधार में स्पेलिंग मिस्टेक है तो रहना वही है हमेशा। तो आधार तो 90% गलत है। तो आधार बहुत ध्यान देने का, आधार कार्ड जब मतलब जो नया आधार कार्ड बने, अब जो नया आधार कार्ड बन रहा है, खैर इसमें तो काफी अवेयरनेस हो चुकी है, लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो 10 साल पहले आधार कार्ड बने उनमें तो वो 99% गलत है, खास तौर से डेट ऑफ बर्थ। यानी आधार कार्ड वाला सबको 1 जनवरी को पैदा करके चला, नाम भी गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में। तो इसमें किसको ध्यान देने की जरूरत? माँ बाप ही देंगे ध्यान। माँ बाप उन्हीं को जो ये शुरुआती ब्यौरा जितना भी होता है बच्चों को, माँ बाप को ही पता होता है। और तो यानी कहने का मतलब है जिस समय आधार कार्ड जब बनवाया जाए तो स्क्रीन को आप अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें।
अपने और डॉक्यूमेंट से, कहीं ऐसा ना हो आपको दोबारा जैसे अभी लाइन लगानी पड़ रही है आधार कार्ड करेक्शन की जी, या वैसे और भी बहुत परेशानियां हैं। मेरे पास तो इतनी परेशानी आई है, एग्जाम्पल दूं, किसी का नाम जहरा फातिमा है, उसका नाम जोएरिया है, हाँ, JEYRA, जेरिया जने कुछ ऐसे ही जी, करके। जी, इस टाइप का। तो बहुत ज्यादा, अब माँ बाप क्या कह रहे हैं कि इसको हम चेंज कराएंगे। जी, अब माँ बाप जब वहां जा रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ते का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। फिर क्या करा जाए उसमें? माँ बाप लौट के नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं इतना कि वो जाए वहां बार बार जाए। बार बार जाए। तो इसलिए ध्यान रखिए कि फर्स्ट टाइम जैसे ही बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, अच्छी तरह से स्क्रीन को चेक करिए, अच्छी तरह से उसकी डेट ऑफ बर्थ और नाम, और अगर वो कहे कि ये सही है, ये होता है, वो होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चे का नाम करेक्शन बार बार ना कराएं, एक ही बार कराएं। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आधार कार्ड करेक्शन अगर जिस दिन बंद हो गए जी, उस दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। क्योंकि आपके अदर्स डॉक्यूमेंट में कुछ नाम है जी, स्कूल में अलग है, और आपके फादर का नाम अलग है, माँ का नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है। बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। लेकिन मैं अब एक चीज और बताऊं, जब 10 साल पहले अपना स्कूल खुला था जी, उस टाइम पर जब मैं एडमिशन ले रहा था, जिससे भी कह रहा था पेपर, तो वो सीधा आधार कार्ड फेंक के चले जाते थे। किसी के पास ना तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट था। आधार कार्ड उस टाइम बनने शुरू हुए थे, मेरे सामने हुए थे 2015 के बाद, जी, 14-15 से शुरू हुए हैं। लेकिन किसी के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन आज यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा जिसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। जी, तो ये उसको बहुत बस अच्छा हुआ है बस कि इतना date of ध्यान birth रखना है, certificate है बस सबके इतना पास। ध्यान रखना है सब लोगों को कि नेम करेक्ट होना चाहिए। नेम, फादर नेम, मदर नेम, Date of यानी मदर नेम तो उसमें होता ही नहीं है, फादर नेम के साथ डेट ऑफ बर्थ। और कहीं कहीं मैंने ये देखा है कि आधार कार्ड में लोगों ने मदर का नाम डलवा रखा, फादर का नाम ही नहीं है। जी, जी, तो वो उस कंडीशन में क्या होता है, जबकि अपर में तो ले लेता है, चाहे मदर के अपार्टमेंट साथ ले हो, लेता है, हाँ, लेकिन होना फादर का ही होना चाहिए। फादर के और चाहिए। एक एक प्रॉब्लम और है आधार कार्ड में, जैसे 2015 डायरेक्ट जब साल आता है उसमें अपार नहीं ले रहा। जी, क्योंकि उसमें डीडीएम वाई के हिसाब से लेगा अपार में, और उसमें सीधा सीधा दे रखा उन्होंने, ईयर दे रखा। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ ईयर ना हो, डेट, मंथ और ईयर तीनों चीजें शो होनी चाहिए। यानी अगर आपकी 20 मान लिया है, आज क्या डेट है, आज 7 जनवरी 2025, अगर ये डेट है तो ऐसे ही रखें 20, कहने का मतलब 7, 1 और 2025। क्योंकि 2025 अगर डायरेक्ट हो गया फिर परेशानी है, फिर करेक्शन कराना वो उसमें अपार में लेगा नहीं। तो इसलिए आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी डिस्कस की है। जानते ही होंगे इस चेहरे को, जाना पहचाना दरों का खास चेहरा है ये। मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा, थोड़ी सी डिस्कस, आज मूड हो रहा था, मौसम ऐसा था, इतना प्यारा था, मैं सुबह से ही सोच रहा था आज किसी टाइम इस मिशन को अंजाम देना, और वो टाइम पूरा हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस डिस्कस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हम लोगों से लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हम लोगों को देखते हैं, जो भी हम लोगों को पसंद करते हैं, और जो नहीं भी करते हैं उनका भी बहुत डबल शुक्रिया। शुक्रिया। मेनली क्या होता है, हमारा मिशन ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। टाइम टाइम पर जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ इसलिए देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे ही, मैं अपने स्कूल के बच्चों से इंफॉर्मेशन दिलाता हूँ, बुलवाता हूँ, कहलवाता हूँ, ताकि हेजिटेशन दूर हो बच्चों का। अब हेजिटेशन कब तक रहेगा, ये तो जिंदगी भर की झेल है, और यह दरों में तो कूट कूट के भरा हुआ है। किसी बच्चे से बोलो बेटे जरा कुछ बोले तो वो बोलने से पहले कम से कम 5 मिनट हंसता है। वो यूं हंसता है कि मैं बोलूं क्या, जो कि पता होता है उसको, लेकिन बोलना उसके लिए बहुत बड़ी दुश्वार है। वजह क्या है कि घर में थोड़ा सा माहौल बना के रखें, थोड़ी सी डिस्कस करें बच्चे से, और कोशिश करें कि अब्यूज वर्ड यूज ना करें बच्चों के सामने। बहुत फर्क पड़ता है। छोटा बच्चा जो सुनता है, बच्चे जो सुनते हैं वही बोलते हैं, जो सुनेगा आपका बच्चा वही बोलेगा। क्योंकि आप यहाँ पर आते हो एडमिशन के ठीक 1 हफ्ते बाद, और क्या बोलते हैं, गाली बहुत दे रहा है, तो वो गाली
क्यों दे रहा है ये आपको पता है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हैव यूज वर्ड यूज ना करें, अच्छी बातें यूज करें उसके सामने, और तू से बात ना करें, सबसे बड़ी बात। जो आप बोलेंगे बच्चे के सामने वही जो बच्चा रिकॉर्ड आप करके बोलोगे वही बच्चा सीखेगा। अपने शर्म को साइड में कर दे। कोई बुरी बात नहीं बताई जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है हेजिटेशन को दूर करने के लिए, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे दूर किया जाए। 10 साल तो मुझे हो गए कोशिश करते हुए 10 साल हो गए मुझे कोशिश करते हुए आपके बच्चों को ये कहने के लिए कि बेटे अगर घर में आपके कोई भी गंदी बात बोले या कुछ भी, तो उसको बोला करें कि प्लीज इस वर्ड को यूज ना करें। तो कोशिश आप भी करिए, मुझे सब अपने पेरेंट्स से उम्मीद है, और मैं आपकी बात यही खत्म करने की कोशिश करूंगा। और बस ये ध्यान रखिए कि बच्चे को अभी मौसम खराब होने की वजह से बहुत बहुत ध्यान रखें, और यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। गुड लक, शब्बा खैर, और ध्यान रखिए। गुड लक। क्या कहना चाहोगे लास्ट में? बस यही कि बच्चों का काफी ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, सर्दी काफी हो रही है। गुड नाइट।